नमस्कार साथियों। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जमकर आलोचना की जा रही है। उनके अपने ही देश में इनकी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार इनके खिलाफ बहुत सारे मीम्स अपने आप में सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो बुढ़े हो चुके हैं। ठीक है, इनकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से आउटडेटेड है और अमेरिका और पूरी दुनिया को चला पाना इनके बस की बात नहीं है। देखिए, जो बाइडेन की इतनी आलोचना क्यों हो रही है, आपको मैं अगर बताऊं तो सिंपली आप जैसा कि जानते हैं इस साल G7, ठीक है, G7 की मीटिंग आप जानते हैं जापान में होनी है और उसके तुरंत बाद आप जानते हैं क्वाड की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है, निर्धारित है। ठीक है, तो बाइडेन का कहना है कि मैं G7 की मीटिंग करने के लिए जापान में तो जाऊंगा, लेकिन क्वाड की मीटिंग में मैं एब्सेंट रहूंगा। ठीक है, तो जैसे ही इनका स्टेटमेंट अपने आप में आता है तो उसके बाद आप जानते हैं क्वाड में 4 ही देश है, जिसका लीडर अपने आप में अमेरिका है और उसके 3 अन्य सदस्य आप जानते हैं इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 अपने आप में मेंबर है, जिसमें से अमेरिका जो सबसे बड़ा देश है, अगर वही नहीं आएगा सिडनी में जो क्वाड की बैठक है तो इस बैठक का क्या औचित्य रहेगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने, चूंकि जो बाइडेन नहीं आ रहे, इसलिए क्वाड की समिट को ही कैंसिल कर दिया। और ये एक तरह से बताया जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल जीत है चाइना की। ठीक है, वहां के खुद के मीडिया में ये आर्टिकल्स लगातार पब्लिश हो रहे हैं कि द कैंसिल्ड क्वाड समिट इज अ विन फॉर चाइना एंड अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लो टू द यूएस पैसिफिक स्टैंडिंग। तो क्वाड की जो मीटिंग अभी हमारे यहां पर कैंसिल हो रही है, ये एक जीत है चाइना के लिए। और जो क्वाड कंट्रीज हैं, इन्होंने मीटिंग को कैंसिल करके अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आप जानते हैं जो क्वाड का जो ग्रुप पूरा का पूरा है ये चीन विरोधी है। ठीक है, इसमें जो 4 देश हैं ये चीन का विरोध करते हैं, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से चीन की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों ही देश मुखर हैं। और आप जानते हैं कि क्वाड की बैठक भले ही रद्द हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इनका प्लान है कि वे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। और जो भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि भारत कितना सिंसियर है क्वाड को लेकर के, और अमेरिका कितना इनसिंसियर। आप सोच सकते हैं यार, मीटिंग को कैंसिल करने की क्या जरूरत है। अगर बाइडेन के पास समय नहीं है, कोई आपातकालीन स्थितियां वहां पर आ गई हैं, तो बाइडेन अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं यहां पर, ठीक है, और वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड कर लेते। बहुत बार ऐसा होता है कि जो जियोपॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बीमार होते हैं या फिर उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है, क्या उनके देश की स्थितियां अच्छी नहीं होती। हालांकि अमेरिका में भी क्या होने वाला है वो मैं विस्तार के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका पर यह बताया जा रहा है कि 1 जून को अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। तो क्या है वो पूरा मामला आपको विस्तार के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी कोई नेता को समय नहीं होता है तो वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देता है और बायलैटरल तरीके से उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है वर्चुअली। तो आपको मैं बता दूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही लंबा चौड़ा प्लान है 19 मई, ठीक है, यानी कि कल भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विदेश यात्रा पर निकलेंगे 19 मई से लेकर 24 मई तक। ठीक है, पूरे लगभग 5 या 6 दिन ये अपने आप में हो जाते हैं। 5 दिन की विदेश यात्रा में निकलेंगे। ये आपको भारत दिखाई दे रहा होगा। कल के दिन 19 तारीख को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो यहां से यहां जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे जापान है, यहां पर G7 की मीटिंग है, इसको ये अटेंड करेंगे। तो यहां पर 3 दिन मोदी जी रहेंगे, 19 से लेकर के 21 तारीख तक। ठीक है, तो 19 से 21 तक यहां जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा कि यहां से इसके बाद मोदी जी इस छोटा सा कंट्री आपको दिख रहा होगा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी में इसके बाद मोदी जी जाने वाले हैं और वहां पर एक बायलैटरल मीटिंग यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं तो G7 जो है, G7 की बैठक में चारों क्वाड कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले। तो यहाँ पर प्लानिंग ये बनी थी कि मोदी जी और जो बाइडेन दोनों ही इस यहाँ पर जाएंगे। तो जैसे ये खबर अपने आप में आती है तो पापुआ न्यू गिनी इतना खुश होता है कि वो अपने यहाँ पर एक हॉलीडे को अनाउंस कर देता है कि हमारे यहाँ पर सरकारी छुट्टी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं पापुआ न्यू गिनी जैसे छोटे एक देश में। अब देखिए, इस देश में जाने का अपने आप में क्या महत्व है। देखिए, आप जानते हैं कभी अगर फ्यूचर में, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहूंगा, अगर कभी फ्यूचर में भारत और चाइना के बीच में कोई वॉर होता है तो आप जानते हैं कि चाइना का जो अधिकांश ट्रेड है वो इस इलाके के साथ होता है। तो वो सारा का सारा ट्रेड आप जानते हैं कि हिंद महासागर में इंडियन ओशन से होता है और इस तरह से इनके यहां पर जाता है। तो युद्ध और वॉर जैसी स्थिति में आप जानते हैं कि भारत यहां का कंट्री है इंडियन ओशन का, तो यहां पर चाइना को पूरी तरह से ब्लॉक करने में कामयाब रहेगा। लेकिन साउथ चाइना सी में भी चाइना का जो व्यापार है इसको कंट्रोल करने के लिए भारत को आवश्यकता है इसके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की जो भारत के साथ है। आप जानते हैं साउथ चाइना सी में जब से चाइना ने दावा ठोकना शुरू किया है तो यहां पर जितने भी देश हैं, एक नॉर्थ कोरिया को छोड़ के बाकी किसी भी देश के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं है। ताइवान के साथ अच्छे संबंध अच्छे नहीं है, जापान के साथ नहीं है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे नहीं है, और इसके अलावा आप यहां पर फिलीपींस है, वियतनाम है, किसी भी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं है। तो भारत आसानी से यहां पर अपने आप में पकड़ बना सकता है। तो चाइना चाहता है
कि इस पापुआ न्यू गिनी को अपनी ओर करे, ठीक है, यहां पर एक नेवल बेस बनाए ताकि इन सब पर नजर रखी जा सके। इसीलिए इसी को कंट्रोल करने के लिए जो क्वाड कंट्रीज हैं वो इस पापुआ न्यू गिनी को अपनी ओर मिलाना चाहती हैं कि आप चाइना के प्रो नहीं होएं, आप अगर होते हैं तो न्यूट्रल होइए, चाइना को किसी भी कीमत पर अपनी टेरिटरी में किसी भी तरह का नेवल बेस बनाने की इजाजत न दे। तो पापुआ न्यू गिनी भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका और भारत के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग से इतना खुश हुआ कि हमारे यहां पर मोदी जी आने वाले हैं और जो बाइडेन आ रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो इसने अपने देश में एक हॉलिडे जो है प्लान कर दिया था कि 22 मई को ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, तो इस दिन हमारे यहाँ पर क्या होगा, हॉलीडे होगा। लेकिन अब जब आप जानते हैं तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका की इनसिंसियरनेस को दर्शाता है कि इतना सब कुछ हो रहा है और आप बीच में ही समिट को कैंसिल कर रहे हो। तो मोदी जी का दौरा जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भारत से जापान जाएंगे, जापान से उसके बाद पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी के बाद उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं क्वाड की समिट थी, इसको अटेंड करेंगे। लेकिन अब जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि मैं सिर्फ यहीं आऊँगा, उसके बाद नीचे नहीं आऊँगा, तो इसके बाद हालांकि मोदी जी की यात्रा कैंसिल नहीं हुई है, मोदी जी अपनी जो पूरी यात्रा है इसको पूरा करेंगे, भले ही क्वाड की समिट कैंसिल होगी, लेकिन इसके बाद भी भारत के जो प्रधानमंत्री है वो यहां पर जाएंगे, ठीक है, हर जगह पे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई है जो बाइडेन पर, जो वो क्वाड की मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, G7 के बाद सीधे घर चले जाएंगे, और न तो पापुआ न्यू गिनी जाएंगे और न ही क्वाड की समिट को अटेंड करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, नो क्वाड मीटिंग आफ्टर जो बाइडेन कैंसिल ऑस्ट्रेलिया विजिट एज यूएस डेब्ट क्राइसिस पीक्स। ठीक, अब ये क्या चीज है, यूएस में आप देख पा रहे होंगे कि डेब्ट क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है। डेब्ट का मतलब क्या है, कर्ज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश, सारी दुनिया को पैसे ये देता है, क्या इसके पास भी कर्ज है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल है। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, जो जितना बड़ा अमीर है उसके पास उतना ज्यादा कर्ज। आप देख पा रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स, इसके पास जो कर्ज है वो है 31 ट्रिलियन। ये बहुत बड़ी अपने आप में क्वांटिटी है। भारत की जो इकोनॉमी है वो 3-3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो 3.5 ट्रिलियन हमारी टोटल इकोनॉमी है, और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कर्ज कितना है, 31 ट्रिलियन। ये आमतौर पर क्या होता है कि बॉन्ड्स और इत्यादि सब सार्वजनिक करते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स निकालते हैं समय समय पर, और पूरी दुनिया के लोग इनके बॉन्ड्स को खरीदते हैं और इसमें 2-2.5% के आसपास इंटरेस्ट का वादा करते हैं, और इस तरह से इनको पूरी दुनिया से डॉलर्स इत्यादि मिल जाते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर है कि आप इसमें देख सकते हैं कि चाइना का जो फॉरेन आप देख सकते हैं डेप्ट है वो 2.64 ट्रिलियन है, और इसमें सबसे ऊपर पे 31 ट्रिलियन के साथ अमेरिका, उसके बाद 8.73 के साथ यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, चाइना है, इटली है। भारत का नाम इसको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि भारत आमतौर पर विदेशों से बहुत बड़ी तादाद में कर्ज नहीं लेता है। हमारे आमतौर पर जो कर्ज होते हैं वर्ल्ड बैंक से होते हैं, जो कि उसी के द्वारा फाइनेंस्ड होते हैं और बहुत सारे विकास कार्यों के लिए होते हैं। तो इसमें एक्चुअल में ऐसा है कि जो डेब्ट क्राइसिस आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से है कि अमेरिका में जैसे आमतौर पर जैसे जो बच्चे लोग पढ़ने के लिए आमतौर पर घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा खर्च ना करें, तो उनके पेरेंट्स आमतौर पर कहते हैं कि तुम मैक्सिमम इतने खर्च करोगे, ठीक है, तुम एक महीने का 5,000 रुपये खर्च करोगे, ठीक है। आमतौर पर बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे भी उड़ाने लगते हैं, तो पेरेंट्स एक लिमिट तय कर देते हैं कि अगर तुम यहाँ जाओगे, तुम्हारा जो महीने का मैक्सिमम बजट है, जो हम मैक्सिमम तुमको पैसे देंगे वो है तुम्हारा 5,000 रुपीज़, ठीक है, इतने देंगे, इतने में तुमको अपना घर चलाना है। तो ठीक इसी की तर्ज पर अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, वहां पर पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, हमारे यहां पर कांग्रेस एक पार्टी है, उसका अमेरिकी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। अमेरिका में संसद को, जैसे हमारे यहां पर संसद बोलते हैं, वहां पर इसको कांग्रेस बोलते हैं। तो अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसने 31 ट्रिलियन को एक तरह से सीमा निर्धारित कर रखी है कि अमेरिका जो विदेशों से कर्ज लेगा, ठीक है, दुनिया के अलग अलग देशों से कर्ज लेगा, वो मैक्सिमम 31 ट्रिलियन लेगा। ये इसकी बाउंड्री लाइन निर्धारित हो गई है। इससे ज्यादा अगर इसको लेना होगा तो संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, और संसद में अनुमति नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अगर ये 31 ट्रिलियन की सीमा नहीं बढ़ती है, ठीक है, तो अमेरिका 1 जून को डिफॉल्ट कर जाएगा। और दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। इससे पहले आपने सुना होगा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, ठीक है, पाकिस्तान तो 22 बार डिफॉल्ट कर चुका, हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। भारत अब तक एक बार भी डिफॉल्ट नहीं गया। रशिया भी एक बार डिफॉल्ट कर चुका। भारत के पास भी स्थितियां आई थी 1991 में कि वो डिफॉल्ट की स्थिति में आ गया था, लेकिन भारत को आप पता है कि उसने अपना बहुत सारा सोना विदेशों में, एक तरह से आप वो क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड आता है, ठीक है, विदेशों में दिया था, उसके बदले वहां से पैसे मिले थे। तो इस तरह से भारत ने अपने आप को बचाया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये है कि अगर 31 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, इतने का जो कर्ज आपने ले रखा है, अगर इसकी सीमा नहीं बढ़ती है तो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अपने आप जानते हैं कि आजकल यूक्रेन में वॉर चल रही है, उसको फाइनेंशियल एड देनी, इससे पहले लगभग 44-45 बिलियन डॉलर अमेरिका उसको दे चुका है। इसके अलावा अपने इंप्लॉयज़ की सैलरी दे रही है, और बहुत सारे काम है, बहुत सारी कल्याणकारी योजना यहाँ पर चल रखी हैं। तो अब देखिए इसमें आखिर
आखिर प्रॉब्लम क्या, आप सोच रहे होंगे। देखिए इससे पहले जब बराक ओबामा है या फिर कोई भी सरकारें थी, आमतौर पर यह बात हमेशा रही है। देखिए अमेरिका में क्या है कि वहां की सरकार ने तय कर रखा है कि समय समय पर इस तरह से करते, जैसे इससे पहले 2010 तक के आसपास तक इनका जो फॉरेन डेब्ट था ये 10 ट्रिलियन पर इन्होंने फिक्स कर दिया था कि किसी भी कीमत पर हम लोग 10 ट्रिलियन से ऊपर विदेशी कर्ज नहीं लेंगे, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहे। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा शराबी लोग होते हैं, उन ठीक उसी की तरह अमेरिका यहाँ पर बिहेव कर रहा है। जैसे शराबी लोग कहते हैं कि आज हम फाइनल पी रहे हैं, कल से हम नहीं पिएंगे, फिर कल फिर पिएंगे, फिर कहेंगे परसों से हम नहीं पिएंगे। तो 2010 ही नहीं, शुरू से जैसे 2010 में इन्होंने सेट कर दिया था कि हमारी जो फॉरेन जो हमारा डेप्ट है वो 10 ट्रिलियन होगा। ठीक है, 10 ट्रिलियन बहुत बड़ी बात है। भारत की इकोनॉमी 3-3.5 ट्रिलियन के आसपास है, तो 10 ट्रिलियन का कर्ज बहुत बड़ी बात है। तो हम 10 ट्रिलियन पर ही ठप हो जाएंगे, 10 ट्रिलियन से ज़्यादा हम विदेशी कर्ज लेंगे ही नहीं। फिर जो है जब उनको देखने को मिलता है कि बिना कर्ज के हमारा काम नहीं चल सकेगा सब कुछ, क्योंकि देखो अमेरिका के पास पैसा है तो अलग अलग जगह पर निवेशित रहता है और अलग अलग समय पर वहां से रिटर्न्स अमेरिका को मिलते हैं। तो जब वहां से रिटर्न नहीं मिलते हैं या रिटर्न कुछ समय बाद मिलने वाले होते हैं तो अमेरिका कर्ज लेना शुरू करता है, और कर्ज पूरी दुनिया से लेता है, अपने बॉन्ड्स इत्यादि निकालता है, ट्रेजरी बॉन्ड्स निकालता है, उसको दुनिया वाले खरीदते हैं और उसमें 2-3% के आसपास इंटरेस्ट का अमेरिका वादा करता है और इस तरह से इसको पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है हर साल हर एक 2-2 साल में इसको बढ़ाता रहता है। ठीक है, यानी कि पहले फिक्स कर दे कि 10 से ऊपर जाएंगे नहीं, फिर धीरे 12 करेंगे, 13 करेंगे, 14-15, अब ये 31 तक पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ा अमाउंट होता है $31 ट्रिलियन का विदेशी खर्च का। तो अमेरिका की पार्लियामेंट का अपने आप में कहना, आप देख पा रहे होंगे ये अमेरिका की कांग्रेस की संरचना, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, ऐसे ही अमेरिका की जो कांग्रेस है, हमारे यहां पर संसद बोलते हैं, अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं। तो इसके भी 2 सदन हैं अपने आप में, एक आप जानते हैं सीनेट है, ये थोड़ा सा ये गायब हो गया, हाँ एक तो आप देख पा रहे होंगे सीनेट है और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये यहाँ के 2 सदन हैं। सीनेट में मेंबर्स की संख्या 100 होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेंबर्स की संख्या 435 होती है। अब आप जानते हैं कि जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं और ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत यहाँ पर है सीनेट में, तो ठीक है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको 3 यहाँ पर दिख रहे हैं, 48 यहाँ पर दिख रहे हैं, तो 51 का मेजोरिटी यहाँ पर 51 की इनके पास है। ठीक है, ये ट्रंप की पार्टी के साथ नहीं मिले। लेकिन अगर आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में देखेंगे तो यहां पर रिपब्लिकन की संख्या कितनी है, 222 है, और डेमोक्रेटिक की 213 है। तो यहां पर ट्रंप की पार्टी को बहुमत है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रंप, अब यहां पर स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि जो बाइडेन है वो चाहते हैं कि इस डेप्ट की सीमा को बढ़ाया जाए, $31 ट्रिलियन से बढ़ा करके 35-36 के आसपास तक पहुंचा दिया जाए, ताकि हमारे पास फौरन से थोड़ा पैसा आ जाए और हम अपने देश में इसको खर्च कर सकें। लेकिन वहां पर जो आप देखते हैं रिपब्लिकन, जो ट्रंप की पार्टी के समर्थक हैं, उनका बहुमत है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और ये इसको पास होने नहीं दे रहे। और यहां पर आप जानते हैं कि जब तक ये बिल सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों से पास नहीं हो जाता, तब तक फॉरेक्स जो कर्ज है उसकी सीमा नहीं बढ़ पाएगी। जैसे हम जानते हैं भारत में भी अगर सरकार को कोई पैसा खर्च करना होता है तो बजट निकलता है और उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही अमेरिका में भी होता है। तो यहां पर से नहीं आ रहा, और खुद ये आरोप ट्रंप पर लग रहे हैं कि ट्रंप तो चाहते हैं कि अमेरिका डिफॉल्ट कर जाए। 1 जून को बहुत लंबा समय नहीं बचा है 1 जून आने में, और 1 जून को अगर ये $31 ट्रिलियन की सीमा नहीं बढ़ती है कर्ज की, ठीक है, तो 1 जून को अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका अपने आप में सुपर पावर है, पूरी दुनिया में इसका पैसा जो है निवेशित है। और आईएमएफ ने यह दावा किया है, पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि अगर यूएस डिफॉल्ट होता है तो इसके बहुत ही सीरियस परिणाम देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति अमेरिका में हो चुकी है और ट्रंप पर आरोप लग रहे हैं कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि जो इतिहास में आज तक पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास में आज तक अमेरिका कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया। जो ट्रंप हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका डिफॉल्ट कर जाए, ताकि जो बाइडेन पर जो अगले इलेक्शन होंगे यहां पर जो बाइडेन पर ठीकरा फोड़ा जाए कि तुम बुढ़े हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है अमेरिका को चलाना। वहां की जो सोशल मीडिया, वहां पर इस तरह के मीम्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। एक ट्रंप था जो ईरान में उसके कमांडर को मारा है, सुलेमानी को, और दूसरा बाइडेन है जो वहां से धमकी देकर चुपचाप बैठा है। तो इस तरह के जैसे हमारे यहां पर इलेक्शन होता है, ठीक ऐसा माहौल वहां पर भी इलेक्शन में होता है। तो ट्रंप पर आरोप है कि वो जानबूझकर इस बिल को यहां पर अटका रहे हैं, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका डिफॉल्ट हो जाए और जो बाइडेन की आलोचना हो, जब चुनाव हो तो यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में क्रिएट हो जाए कि जो बाइडेन के कार्यकाल में वो हुआ जो आज तक अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अमेरिका पहली बार डिफॉल्ट हुआ और ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में फायदेमंद होगी। इसीलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं 1 जून ज़्यादा
लंबा समय अब नहीं रह गया है, इसलिए जो बाइडेन ने निर्णय लिया है कि वो अपने देश में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जो रिपब्लिकन्स के यहाँ पर हैं, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कैसे न कैसे करके मीटिंग्स का दौर करेंगे, येन केन प्रकार कुछ न कुछ करके ये जो फॉरेन डेप्ट है इसकी सीमा को 31 ट्रिलियन डॉलर से आगे बढ़ाएं, ताकि कुछ इनके पास पैसे आएं और इसको ये जो है खर्च कर सके। तो ये सारा मामला चल रहा है। और आप जानते हैं कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया विजिट पर जाएंगे, और बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ट्रेड जो है वो 100 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच जाए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसा लक्ष्य दोनों ही देशों ने निर्धारित किया है। तो जियोपॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया का हमारे साथ बहुत गहरा संबंध है, आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है। अभी चाइना के साथ हमारा 125 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने लक्ष्य रखा है कि हम 100 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार करेंगे। जो चाइना के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उसका कोई ना कोई प्रतिस्थानी हमको मिले, जापान मिले, ताइवान मिले, ऑस्ट्रेलिया मिले। भारत सरकार लगातार इस पर प्रयास कर रही है कि चीन पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, बहुत कम हमारी निर्भरता हो, ऐसा लगातार भारत प्रयास कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट इस संबंध में होंगे, मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि G7 है, G20 है और क्वाड, ये आने वाले समय में भी बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बने हैं। तो मोदी जी का दौरा भारत से जापान का है, फिर जापान से पापुआ न्यू गिनी का है, और पापुआ न्यू गिनी से उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है। तो इन 3 दौरों के बारे में आप जानते हैं कि आने वाले 5 से 6 दिनों में बहुत सारी आपके खबरें आएंगी, और सब की सब खबरों पर मैं अपडेटेड वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। तो आज के सेशन को ही भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।